आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स को ख़त्म कर देंगे, राइट। काइनेमेटिक्स इंशाल्लाह आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपके पास, ये बताइए। स्क्रीन शेयर हो गई होगी तुम्हारे पास, ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। एक सेकंड में रिमाइंड। अब आज की क्लास में मैं ग्राफ कराऊंगा, राइट। लास्ट क्लास में उन्होंने मेरे साथ प्रोजेक्टाइल किया था और प्रोजेक्टाइल मैंने वर्कशीट पूरी शेयर कर दी थी शायद, राइट। आज की क्लास में आप करेंगे प्रोजेक्टाइल, तो नहीं एक्चुअल में काइनेमेटिक्स के ग्राफ जो पेपर में बहुत आते हैं, राइट। आपने ओ लेवल्स में और जो मैंने पहली क्लासेस दी थी उसके अंदर 3 टाइप के ग्राफ पढ़े थे। पहला ग्राफ पढ़ा था आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम, फिर पढ़ा था आपने स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम, और फिर पढ़ा था एक्सेलरेशन टाइम। अब आज की क्लास में आप जो ग्राफ करेंगे वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का अलग होगा, डिस्टेंस का अलग होगा, स्पीड का अलग होगा, वेलोसिटी का अलग होगा। तो टोटल 5 ग्राफ करने हैं आपने एक कंडीशंस के। ऑल्टर एच नहीं, प्रोजेक्टाइल पूरा नहीं किया था उमर, एक सेकंड। पहले प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट कर दो ना। प्रोजेक्टाइल लास्ट क्लास के अंदर आपने प्रोजेक्टाइल जो किया था मेरे से इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ किया था। किसके साथ किया था? इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। अब आज की क्लास में मैं प्रोजेक्टाइल के डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा दूंगा ड्राइव करवा के। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में मसला हो रहा है तो आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोजेक्टाइल आपने 2 तरह से पढ़ना है सिलेबस के अंदर। अगर एमसीक्यूज देखते हो तो एक आपने पढ़ना है प्रोजेक्टाइल विद एंगल, राइट। प्रोजेक्टाइल किस तरह से पढ़ना है आपने? नंबर 1 आपने पढ़ना है प्रोजेक्टाइल विद एंगल, और एमसीक्यूज के अंदर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल के, विदाउट एंगल, विदाउट एंगल। अब प्रोजेक्टाइल विद एंगल और विदाउट एंगल में फ़र्क क्या होगा? एक क्वेश्चन में आपको पेपर 2 के अंदर जो सवाल आते हैं उसके अंदर आपको एंगल गिवन होगा, और जो एमसीक्यूज आते हैं प्रोजेक्टाइल के उसमें विदाउट एंगल आपको गिवन होंगे। तो अगर प्रोजेक्टाइल विद एंगल की बात करते हो तो लास्ट क्लास में हमने जो सवाल किए थे वो हमने विद एंगल के साथ ही किए थे और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की थी। लेकिन आज की क्लास के अंदर आपने विदाउट एंगल और विद एंगल दोनों पढ़ने विद फॉर्मूली, राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन के बगैर। तो आपके पास पहले हेडिंग डाल लो, बल्कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उस लाइन में एक साइड पे लिखता हूँ विद एंगल, एक साइड पे लिखता हूँ विदाउट एंगल, जस्ट लाइक दिस। ये मैं आपके पास एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें एक साइड पे हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल। यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ मैं प्रोजेक्टाइल विद एंगल। अगर एंगल गिवन होगा तो सवाल कैसे करेंगे, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल, विद आउट एंगल। अगर एंगल गिवन ना हो, जो मैं कहता हूँ एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, वो कैसे करेंगे आपके पास, राइट। पहले विदाउट एंगल के 3 फॉर्मूले लिखता हूँ, विद एंगल के फॉर्मूले आपको ड्राइव करवाने होंगे मुझे। प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल की बात करता हूँ तो उसकी कोई एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ तो उसकी एग्जांपल सिंपल से बनती है कि एक आपके पास वॉल है, दिस इज़ अ वॉल, ये एक वॉल है, राइट। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक फुटबॉलर है। एक फुटबॉलर जो है वो आपके पास यहाँ स्टैंड किया हुआ है। अगर एक फुटबॉलर तो यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है, वो एक फुटबॉल को किक करता है और फुटबॉल जो होगी वो यहाँ से फ्लाई करते हुए ऐसे जाके बॉल को हिट करती है। तो हिट करने के बाद बाउंस बैक होके वापस आ रही होगी, और ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और
लॉस ऑफ एनर्जी, बॉल यहाँ पे आकर ड्रॉप हो जाती है, राइट। तो ये जो एरो बनेगा इसका, दिस इज टूवर्ड्स वॉल, ये वॉल्स की तरफ जाने का एरो है, और ये वॉल से वापस आने का एरो है। तो अगर आपके पास इसमें कोई एग्जामिनर एंगल नहीं देगा, तो अगर आपके पास एक वॉल पे जाके फुटबॉल हिट करती है और बाउंस बैक होकर वापस आती है, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई एंगल नहीं देगा। तो अगर कोई एंगल नहीं देगा, तो फिर आपके पास जो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ जी टी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ जी टी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला निकलता था आपके पास रेंज निकालने का, वो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। देयर इज़ नो एंगल, सो इसका मतलब होगा आपके पास ना कॉस थीटा लगाएंगे ना साइन थीटा, क्योंकि एंगल गिवन ही नहीं है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज कॉल्ड रेंज। क्या कहलाएगा आपके पास? ये रेंज कहलाएगा। हाइट निकालने का फॉर्मूला होगा हाफ जी टी स्क्वायर। उसका मतलब होगा अगर आपको हाइट निकालनी है तो आपको सिर्फ टाइम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? टाइम। आर क्या है? आर का मतलब मैंने बताया तो था, रेंज। आर का मतलब होता था रेंज, एच का मतलब होता था हाइट। क्या मतलब होता था? हाइट। नहीं, मैं पहले सारे फॉर्मूले लिखवा दूँ, फिर तुम्हारे पास जितने भी सवाल दो कराऊंगा, राइट। ताकि फिर बीच बीच में तुमको मुझे फॉर्मूले नहीं बताने पड़े ना। तो अगर विदाउट एंगल में आपने हाइट निकालनी है, तो आपको जस्ट क्या चीज़ चाहिए? टाइम चाहिए। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता था हाफ जी टी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता था? हाफ जी टी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो निकला था वो निकला था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी आपने। एस का मतलब था डिस्टेंस, यू टी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्चुअल में आपके पास इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हाइट गिवन होगी, हाइट निकालने के लिए आप लगाओगे हाफ जी टी स्क्वायर। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? वी इंटू टी। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को रीअरेंज करो ये दो बेसिक फॉर्मूले, रीअरेंज करने का मतलब क्या है? सेकंड फॉर्मूले में से टाइम को सब्जेक्ट बनाओ और फर्स्ट फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो। अगर मैं सेकंड फॉर्मूले में से टाइम को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो फॉर्मूला बनेगा आर अपॉन वी। इस फॉर्मूले को उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक थर्ड फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, हाइट शुड बी इक्वल्स टू हाफ जी आर अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा हाइट बराबर हो जाएगी हाफ जी आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड formula in which height and range are given. Velocities is also the part of formula. MCQs के अंदर ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसके अंदर होगा ये फॉर्मूला, MCQs के अंदर। MCQs के अंदर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे होंगे, आपने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल कर रहे होंगे आप। अभी एक सेकंड में यहाँ तक कॉपी करो, तब तक मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। कॉपी कर लिया आपने वहाँ तक? ए, जैसे ये सवाल है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पास पेपर। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है। तो हमारे पास कहाँ था? आपके पास कहाँ पे मैं था? ए एस वेल्स, यहाँ पे था मैं। ये मैंने पूरा सवाल तुम्हारे लिए कॉपी कर लिया, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। विदाउट एंगल में हाइट निकालने का फॉर्मूला होता था हाफ जी टी स्क्वायर। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता था वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और जब नीचे वाले फॉर्मूले में से टाइम को सब्जेक्ट बना के ऊपर रिप्लेस कर देंगे, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ जी आर अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो हाइट बराबर हो जाएगी 1/2 जी आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ तक कॉपी कर लिया? पहले मुझे ये बताएं तीनों फॉर्मूले, बस ये बेसिक दो फॉर्मूले हैं। तीसरा फॉर्मूला तो आपने फर्स्ट और सेकंड को रीअरेंज करके बनाया है। किसको रीअरेंज करके बनाया है? फर्स्ट और सेकंड को रीअरेंज करके आपने थर्ड फॉर्मूला बनाया है। रिप्लाई करो मुझे, अगर यहाँ तक कॉपी कर लिया है तो मैं पास पेपर का एमसीक्यूज कराता हूँ। किसी ने मुझसे सवाल, एक सेकंड,
ठीक मुक़द्दस एंड आफ़िया। अब देखें आपके पास इसका, अब जो मैं एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ, ये पिछले 10 साल में 7 से 8 दफ़ा रिपीट हुआ है। कभी जून में, कभी नवंबर में, कभी जून में, कभी नवंबर में। एमसीक्यूज़ नंबर 18, एमसीक्यूज़ नंबर 18 में आपको विजुलाइज़ करा रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ ऑफ पेपर। काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल का ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड सवाल है। एमसीक्यूज़ नंबर 18, क्या विजुलाइज़ हो रहा है आपके पास? ये बताइए, ये और बड़ा करूँ? A motorcyclist instant rider moving horizontally take off from the point 1.5 meter above the ground and landing 10 meter away as shown in the diagram. What is the speed of at takeoff? एग्जामिनर ने आपको ये डिस्टेंस कितना बताया है? 10। ये डिस्टेंस कितना बताया है? 1.25। तो इस डायग्राम के अंदर जो हाइट होगी वो कितनी होगी मुक़द्दस? ये आपके पास होती थी हाइट, और ये आपके पास होती थी रेंज। तो एग्जामिनर ने आपको जो रेंज बताई है वो बताई है 10 मीटर। 10 मीटर इज़ द रेंज। और जो आपको हाइट बताई है वो हाइट कितनी बताई है? 1.25 मीटर। और आपने निकालना क्या है? टेक ऑफ स्पीड। आपने वी निकालनी है। अगर आप फॉर्मूला नंबर थर्ड आपको याद नहीं है, इसको करने के दो मेथड हैं। या तो फॉर्मूला नंबर थर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर आप इनकेस फॉर्मूला नंबर थर्ड याद नहीं है तो प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल के दो फॉर्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए। हाइट किसके बराबर होती थी? हाफ जी टी स्क्वायर। और रेंज किसके बराबर होती थी? वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो आपको एग्जामिनर ने हाइट बताई है, हाइट को इस्तेमाल करते हुए टाइम निकालो। टाइम की इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करना। रेंज पता है तो वेलोसिटी निकल आएगी। या तो इस तरह से कर लो, या आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करो। 5 मिनट में दे रहा हूँ दोनों क्वेश्चंस करने के लिए, दोनों तरीके से करना। चेक करो सेम आंसर आ रहा है। एग्जामिनर ने आपको हाइट बताई थी, एग्जामिनर ने आपको रेंज बताई थी। देखिए सवाल में शो हो रहा होगा। रेंज आपके पास है 10 मीटर, हाइट है 1.25। दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ पास पेपर। प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल में ये एमसीक्यूज एग्जामिनर बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। इखलास साहब बताइए आंसर क्या आएगा? उमर, सलमान, मारिया, डी। उमर तुम थोड़ा वेट किया करो। सही है, चेक करता हूँ मैं। डी आंसर है इसका। एक सेकंड, रुको रुको रुको। 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है उमर तुम्हारा। अभी तुमने टाइम के हिसाब से किया है या फॉर्म नंबर थर्ड डायरेक्ट अप्लाई किया है, ये बताओ पहले मुझे। दो फॉर्मूले मेन, हाइट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, रेंज बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। या तो फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करो, हाइट को यूज़ करते हुए टाइम निकालो, और टाइम को सेकंड फॉर्मूले में रिप्लेस करके क्या निकालो? वेलोसिटी। या डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल कर लो। यस, डी। राइट आंसर है डी, बिल्कुल सही है, डी। तो डी आपने डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल किया है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों को इस्तेमाल करते हुए निकाला है। अगर आपको फॉर्मूला नंबर 3 मुश्किल लग रहा है याद करना, डेफिनेटली, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर हम रटते नहीं हैं चीज़ों को, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आप पहले हाइट को इस्तेमाल करते हुए टाइम निकालो, और फिर टाइम को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से करें ज़रा। सलमान सही कह रहे हैं आप।
इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 19, in the absence of air resistance a stone is thrown from point P and follow the parabolic path in which highest point reaches is T. The stone reached point Q just before landing. एग्जामिनर ने आपको 3 पॉइंट बताए. P is the starting point, Q T is the maximum height, right, and Q is just before the landing at ground. Point is called Q. बोलता है vertical component of acceleration is stone. 0 at T, greatest at T, greatest at Q, same the same at Q and as at T. The vertical component of acceleration, ये एमसीक्यू नंबर 19 है. क्या आंसर होगा आपके ख्याल में? इखलास. 0 at T, A उमर. 0 at T. 1 मिनट और दे रहा हूँ, सोचें, पहले सवाल समझें. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज. उमर सी. उमर कह रहे हैं सी. उमर पहले ये बोल रहे थे. सी पे है ग्रेटेस्ट एट क्यू. अभी 1 मिनट दिया हुआ है ना. अभी मैं अपना आंसर 1 मिनट के बाद कोट करूंगा. द राइट आंसर. पहले सवाल समझ लें, पढ़ लें. टाइम दे रहा हूँ मैं आपको 1 मिनट का. एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट तो होता ही गया. उमर तुम कितनी तेजी से अपने आंसर चेंज करते हो यार. पहले पूरा सवाल समझो फिर आंसर कोट करो. पहले सवाल समझ में आया? पंजी बजी ये बताइए. अरहम साहिबा, आफिया, राइट, साद अहमद, इस सवाल का मतलब क्या है? इखलास. एग्जामिनर ने प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है और एक मैक्सिमम हाइट है. इन 3 पॉइंट को मार्क किया उसने पी, टी एंड क्यू से. एन एग्जामिनर सेज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज. एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है. इसका आंसर है, बता दूं आंसर? डी. इसका आंसर है डी. एमसीक्यू नंबर 19 है ना, और 18 का भी कितना आ रहा था आपका? डी आ रहा था. एमसीक्यू नंबर 19. अच्छा, सॉरी, ये तो मैंने एक पेज शेयर किया खाली. ये आ रहा. मार्किंग दिखाता हूँ, एक मिनट. एमसीक्यू नंबर 19. ये देखें 18 और 19. 18 का भी आपके पास डी है और 19 का भी आपके पास डी है. देख लिया आंसर आपने? अब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ.
क्वेश्चन जो था कहाँ पे था, ये था क्वेश्चन, ये सवाल 18 और 19 डी। देखें अब इसकी लॉजिक सुन लें। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, प्रोजेक्टाइल की हम बात करते हैं, जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होगा, तो आपने कोई मैंने बात बताई थी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता था, सेम। याद आ रही है बात, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता था। तो अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर मैं ग्राफ बनाऊं और मैं यहाँ पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बनाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा, ये देखें सेम है। टाइम आपके पास बढ़ रहा है मगर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब होगा अगर इस ग्राफ को देखते हो, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, या ऑन एक्स एक्सिस बनेगा, ये देखें ये यहाँ बनाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन होगी नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। मगर अगर मैं वाई कंपोनेंट की बात करता था, तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होता था, कम, और मैक्सिमम हाइट भी जीरो जाता था। और जब नीचे आ रहे होते थे तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाता था। तो इसका मतलब बनेगा, अगर आप वेलोसिटी के लिहाज से ग्राफ बनाते ए ऐसे, यहाँ पे होती है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और यहाँ पे होता है टाइम, तो वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के लिए मैं क्या बात लिखता, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के लिए मैं बात लिखता चेंज विद सेम रेट। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, ये देखें, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा चेंज हो रहा होगा विद सेम रेट, चेंज विद सेम रेट। चेंज विद सेम रेट का मतलब क्या है, जिस रेट से कम हो रहा होगा उस रेट से बढ़ रहा होगा, उसका मतलब होगा एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक्चुअल में वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, वेलोसिटी इज स्केलर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ये ग्राफ बनेगा। ये बात किस किस समझ में आई, क्योंकि जब स्टार्ट होगा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपके पॉइंट है जहाँ पे जीरो हो गया, अब नीचे आते वक्त बढ़ रहा होगा, मगर वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर का ग्राफ नहीं बनेगा, वेक्टर का बनेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू मैं सपोज करता हूँ 40 थी, राइट, और मैं ग्रेविटी की वैल्यू को 10 ले लेता हूँ, कितनी ले लेता हूँ 10, तो एक सेकंड के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, उसके बाद 20, फिर 10, फिर 0, फिर माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40। क्या ये बात समझ में आई, मैं वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा हर एक सेकंड के बाद 10-10 के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, क्योंकि मैं ग्रेविटी को 10 ले लिया 9.81 के बजाय, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 40, आफ्टर 1 सेकंड इट बिकम्स 30, 2 सेकंड के बाद हो जाएगी 20, 3 सेकंड के बाद 30, चौथे सेकंड पे 0। तो जब चौथे सेकंड पे 0 होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर चुका होगा। उसके बाद अब प्रोजेक्टाइल लैंडिंग शुरू करेगा, तो -10, -20, -30, -40। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा। इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, अगर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का ग्राफ ऐसे था, तो एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा है तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता था, कुछ याद है आपको, बताएं मुझे, याद दिलाएं जरा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता था, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता था। उसका मतलब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में आ रही है, उसका मतलब बनेगा ग्राफ की शेप जो बनेगी वो जस्ट लाइक दिस, ये बनेगी, दिस इज कॉल्ड ए वाई। क्या कहलाएगी आपके पास, ये ए वाई कहलाएगी। ए वाई का मतलब होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा -ए वाई, ऊपर तो कुछ नहीं बनेगा, नीचे बन रहा होगा।
तो ये 4 ग्राफ प्रोजेक्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जामिनर आपके पास एक्सेलरेशन की बात करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट की, कभी एक्सेलरेशन की, कभी वेलोसिटी की, कभी हॉरिजॉन्टल की, कभी वर्टिकल की। तो ये चारों ग्राफ आपको प्रोजेक्टाइल में पता होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ये 4 स्टेटमेंट और ये 4 ग्राफ। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता था, आपको बात बताई थी। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ये देखें इसका ग्रेडियंट जो होगा वो जीरो निकल रहा होगा, देखिए ऑन एक्स एक्सिस बना दिया। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा होगा सेम रेट के साथ, ये देखें चेंज हो रहा है हर एक सेकंड में 9.8 का, या अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी अगर 10 ज्यूम कर लो तो 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा होगा। तो एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा सेम एट क्यू एट टी और पी। पी क्यू टी पे सेम रहेगा। ये देखिए सेम में तो वैल्यू आ रही है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें ये बात समझ में आई तो मुझे बताएं, वरना इसको और एलिमिनेट करूँ। आज के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में विद एंगल हो विदाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा वेलोसिटी का। तो एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अरम साहिबा, आफिया, सलमान, उमर, क्लास का वाई कंपोनेंट इज कांस्टेंट। दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्या ये बात आई आपको? राइट, अब आ जाते हैं ऊपर। फिर कॉपी कर लें यहाँ तक, आगे समझ में ये मैंने जो कराया है वो आपको 3 फॉर्मूले बताएं प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल के, राइट।
अब आपके पास प्रोजेक्टाइल विद एंगल, अगर प्रोजेक्टाइल विद एंगल हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी? एक सेकंड, और ऊपर जाना होगा। अब प्रोजेक्टाइल विद एंगल का पहला फॉर्मूला होता था टाइम का, टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। नंबर वन किसका लिख रहा हूँ? टाइम का, टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो फॉर्मूला है किसका? टाइम टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू मैक्सिमम हाइट, इनिशियल से मैक्सिमम हाइट तक जाने का फॉर्मूला, यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी। और टोटल टाइम बॉल स्टे इन एयर, टू यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी। फर्स्ट फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2t, तो इसको बोलते थे टोटल टाइम बॉल स्टे इन एयर, ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो t इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी, या t इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन जी। ये पहला फॉर्मूला आया कैसे? पहले फॉर्मूला आने के लिए मैंने क्या किया एक्चुअल में, फर्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट फॉर्मूले के मैंने लगाया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। मैक्सिमम हाइट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या होती थी? वर्टिकली जीरो होती थी। इनिशियल क्या लेते थे हम? यू नॉट साइन थीटा लेते थे, प्लस माइनस का जी लगाते थे और टी। तो जब माइनस का जी टी इधर जाएगा तो प्लस का जी टी बन जाएगा यू नॉट साइन थीटा। तो आप हर दफ़ा ये फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव करते थे। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो तो फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं है। तो टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये फॉर्म यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी। और टोटल टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, ये बॉल टोटल टाइम इन विच बॉल स्टे इन एयर, टू यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी। क्या बन जाएगा? टू यू नॉट साइन थीटा। उसके फॉर्मूला नंबर थर्ड आपने खुद ड्राइव किया था, राइट? वो फॉर्मूला कहलाता था हाइट का। किसका कहलाता था आपके पास? हाइट का। ये फॉर्मूला आपने लास्ट क्लासेस में ड्राइव किया था। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता था यू नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। याद आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है तो फिर आपको फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने किया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। याद आ रहा है कुछ? अगर लास्ट वाले क्लास में थे तो हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये था। और रेंज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता था आपके पास यू नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इस टाइम का मतलब होता था टोटल टाइम बॉल स्टे इन एयर, टोटल टाइम in which ball stay ball stay in air। तो ये 4 फॉर्मूले होते थे आपके पास विद एंगल के, और 2 फॉर्मूले हैं विदाउट एंगल के। इस पूरे की मैं पिक्चर उठा के तुम्हारे ग्रुप पे डाल रहा हूँ। यस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये टोटल 4 फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे बस, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। बाकी आपको सपोर्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो पास पेपर के आपसे मोस्टली सवाल हो जाते हैं। ये मैं तुम्हारे ग्रुप पे डाल दी, चेक करो। यस, चला गया होगा शायद।
राइट। ठीक, यहाँ तक पिक्चर रिसीव हो गई तुमको व्हाट्सएप पे। थर्ड वाला कहाँ से ड्राइव हुआ है वापस बता दें। थर्ड वाला फॉर्मूला, ये कौन सा, हाइट वाले की बात कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा, एक क्लास, हाइट बराबर है यू नॉट साइन थीटा अपॉन 2g की बात कर रहे हो? ठीक है, करवा देता हूँ। तुमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी थी? तुमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी वी स्क्वायर, मैं थर्ड फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। थर्ड फॉर्मूला के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला पढ़ा था। जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता था, जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, सॉरी, तो वेलोसिटी का मैक्स वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, यू नॉट साइन थीटा के। वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनल की जगह 0 आ जाएगा, इनिशियल की जगह यू नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा +2, ए की जगह आ जाएगा -g, और एस की जगह आ जाएगा हाइट। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2gh जब उधर शिफ्ट होगा तो आपके पास ये बन जाएगा, ये देखो आपके पास, या यू नॉट साइन थीटा को उधर शिफ्ट कर दो तो ये माइनस का यू नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2gh। तो माइनस से माइनस कैंसिल, हाइट को सब्जेक्ट बनाओ, तो फॉर्मूला बन जाएगा यू नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ऐसे होगा जाएगा। पूछो और, आगे यहाँ तक समझ में इखलास? तो फिर मैं इसका सवाल एक आध कराता हूँ, क्योंकि टाइम तो अभी 10-15 मिनट ही बचे। यू नॉट साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2g, हाइट आया समझ में इखलास? रिप्लाई करो मुझे। जैसे ये सवाल है, अच्छा सवाल है। ऊपर क्या गिवन है, रेफरेंस इसका नवंबर 9, नहीं नहीं नहीं, नवंबर 9, यहाँ तक तो करा दिया था लास्ट क्लास में। ये आपके पास एग्जामिनर बोलता है, आपके पास एक small ball is thrown horizontal with a speed of 4 meter per second. It falls through a vertical height of 1.6 meter before bouncing off a horizontal plate as shown in this diagram. अब डायग्राम के अंदर सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसलिए मुझे सवाल की इतनी ज़रूरत है नहीं। सवाल में क्या बोल रहा है आपके पास, ये सवाल है, एक बॉल को आप क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, ये एक सवाल है। ये पूरा सवाल है, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये पूरा सवाल है। एक बॉल आपके पास थ्रो होती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, हाइट गिवन है 1.96, ये आगे हिट करती है ग्राउंड से, ग्राउंड से हिट करने के बाद रिबाउंस होती है और दोबारा की साइड तक पहुंचती है 0.98, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल है। बोलते हैं फॉर द बॉल एज ए हिट द हॉरिजॉन्टल प्लेट स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बताइए, स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जब एग्जामिनर बोलते हैं स्टेट का वर्ड पेपर में, स्टेट का मतलब होता है विदाउट कैलकुलेशन, देख कर बताना, तो उसका मतलब होगा ये इन्फॉर्मेशन सवाल में कहीं ना कहीं गिवन है। स्टेट के लिए आपने सॉल्व नहीं करना होता, वरना एग्जामिनर बोलता है कैलकुलेट सॉल्व, यहाँ बोल रहे हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है देख कर बताना, तो इसका मतलब होगा सवाल के अंदर ये चीज़ गिवन है, स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है, कौन देख के बता सकते हो उमर के अलावा? उमर खामोश रहना अभी।
अरे यार उमर, मैंने तुम्हें मना भी किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि देख कर बताना है ना, स्टेट का मतलब होता था फिजिक्स में देख कर बताना। ऊपर लिखा है सर ग्राफ के। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखो देख कर बताना, इसीलिए इसका आंसर बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बनेगा? 4 मीटर पर सेकेंड। अगला पार्ट, शो दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 6.2 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी को शो करना था। शो करना है वर्टिकल वेलोसिटी। इसका मतलब होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 4 हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी। अब एग्जामिनर ने आपको क्या बताई है? ये हाइट, ये हाइट बताइए आपके पास। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? अब इस सवाल में एंगल ही नहीं गिवन, डायग्राम में उसने हॉरिजॉन्टल बता दी थी 4 है, वर्टिकल निकालनी है। ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वर्टिकल इनिशियल क्या होगी? 0 प्लस 2, ए की जगह आ जाएगा प्लस का 9.81, क्योंकि बॉल आ कहाँ रही है? नीचे की तरफ, तो प्लस। और हाइट कितनी बता दी है? एस का मतलब होता था हाइट। हाइट कितनी बता दी है? 1.96। सॉल्व करना जरा। तो v निकालने के लिए बन जाएगा 2 × 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1.96। क्या आंसर आया बताइए? 6 पॉइंट ही। बिल्कुल सही है, 6.2। अब एग्जामिनर बोलता है द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन ए बोथ आर वेक्टर्स। 4 भी वेक्टर है और 6.2 भी वेक्टर है। तो बोलते हैं वेक्टर्स की डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए आपके पास कंप्लीट फिगर 3.2। कंप्लीट फिगर 3.2 का मतलब बनेगा, एग्जामिनर ने आपको ये डायग्राम दे दी है, ये कौन सी वेलोसिटी गिवन है? हॉरिजॉन्टल गिवन है। हॉरिजॉन्टल कितनी बताई थी एग्जामिनर ने? 4। तो इसका मतलब ये तो 4 बता दिया आपको, 4.0। वर्टिकल कितनी निकाली तुमने? 6.2। तो आप रूलर की मदद से 4 cm की लाइन ड्रॉ करो। रूलर की मदद से कितने cm की लाइन ड्रॉ करोगे? 4 cm की। जहाँ पे 4 cm का मतलब बनेगा 1 cm बराबर है किसके? 1 मीटर पर सेकेंड के। स्केल बना रहे हो, ये आपने हॉरिजॉन्टल बनाया। अब वर्टिकल कैसे बनाएंगे? वर्टिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। बल्कि पूरे डायग्राम वेक्टर से बनाता हूँ ना। रुके 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 रुके, एक सेकंड रुको। वेक्टर डायग्राम बोल रहा था ना, इसका मतलब बनेगा आपके पास, अगर आप इसको 4 cm मेजर करते हो, कितना मेजर करते हो? एग्जामिनर ने डायग्राम बना के दिए। तो अगर ये 4 cm है, कितने cm है? 4 cm। तो वर्टिकल कितनी निकाली थी आपने? 6.2। इसका मतलब बनेगा वर्टिकल के लिए आपको फिर, जहाँ पे हेड टू टेल रूल की बात कर रहे थे, आपको यहाँ पे एक और वेक्टर बनाना होगा ऐसे। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 6.2। तो रिजल्टेंट कैसे बनाते थे हम? रिजल्टेंट बनाते थे हेड टू टेल से। तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। पाइथागोरस नो अप्लाई कर दो। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तुमने, हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है। 4 का स्क्वायर प्लस 6.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आ जाएगा आंसर। अच्छा, साथ में उसने एंगल भी पूछा है। एंगल हॉरिजॉन्टल से पूछा है, वर्टिकल से पूछा है? एंगल उसने कहाँ से पूछा है? एंगल लिखा हुआ है विद वर्टिकल। तो एंगल आपको वर्टिकल से बताना है। वर्टिकल से बताने के लिए आपको ये एंगल बताना है। नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल से हो गया, सॉरी। इसका मतलब होगा आपको वर्टिकल का मतलब बनेगा ये एंगल बताना है। दिस इज द थीटा। ये वर्टिकल से एंगल बन रहा है। ये मैंने गलत बना दिया था, ए ये गलत हो जाएगा।
इसका मतलब बनेगा पहले हाइपोटेन्यूज निकालो, कितना आ रहा है हाइपोटेन्यूज बताओ हरिए। 4 का स्क्वायर प्लस 6.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। बताओ कितना आंसर आ रहा है। अगेन आई डोंट हैव कैलकुलेटर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता था प्लस 6.2 का स्क्वायर 36 समथिंग, 36 तो नहीं होगा, 36 से ज़्यादा होगा, और इस पर रूट लगा देना फिर, तो तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। वेलोसिटी बदल जाएगी तुम्हें। और एंगल निकालने के लिए आपको 6.2 पता है, आपको 4 पता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ थीटा के सामने परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना था बेस 6.2, थीटा आ गया 4 अपॉन 6.2 इंटू tan इनवर्स। क्या ये बात समझ में आई। थीटा के सामने होता था परपेंडिकुलर, थीटा के साथ होता था बेस, ये एडजेसेंट। बताओ हरी अप क्या आंसर आएगा। चेक करते हैं इसकी आंसर की। क्वेश्चन नंबर 4 था। ये रहा 3, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज 4, वर्टिकल 6.2। आपके पास करेक्ट बेसिक डायग्राम 7.4 आना चाहिए आपके पास, स्पीड रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए था 7.4 प्लस माइनस 2 का, और एंगल आना चाहिए था 33 का। कितने का आना चाहिए 33 डिग्री का। आगे का पार्ट आप इसलिए नहीं कर सकते, मोमेंटम अभी आपने पढ़ा नहीं है। चेक करो आंसर बताओ मुझे यार। उमर सलमान मैंने मार्किंग ही दिखा दी तुम्हें, 33 आ रहा है ये आंसर, और वो आ रहा है 7.4। इसका मतलब बनेगा यहाँ पे लिखेंगे 33 एंड 7.4, 7.4 आएगा ओवर हियर, 7.4 अदर लिखेंगे 33 डिग्री। क्या ये आंसर आ रहे थे आपके। रिप्लाई मी, क्योंकि मेरी अगली क्लास स्टार्ट होनी है बस। 32 सही है, 7.4 वेरी गुड। आराम समझ में आया। मुकद्दस आफिया इखलास से तो हो गया है, उमर ने भी कर लिया है। साद अहमद साहब, वानिया सईद, यार आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो। ठीक, चलिए मेरी आगे भी क्लास है, रखते हैं फिर यहीं तक इसको। ओके जी, खुदा हाफिज़।